हेलो एवरीवन, आई एम राहिल काजमी एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। सो हम यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BNSS में जाकर के आप वो सभी की सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम समझेंगे चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 148 से लेकर के 167 तक है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम सभी पार्ट्स को इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा सेशन रहने वाला है और हम बड़े ही मज़ेदार तरीके के साथ बड़े ही आसान करके इसको समझेंगे, तो बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। आप अपनी अपनी टूल किट अपने साथ रखें, यानी अपना BNSS का बेयर एक्ट, अपना BNS का बेयर एक्ट और अपनी नोटबुक पेंसिल साथ में रखें। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम समझते हैं ये जो चैप्टर 11 है ये है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रंक्विलिटी। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं 148 से 167 तक ये हम वन बाय वन समझेंगे। इसका जो पार्ट ए है वो है अनलॉफुल असेंबलीज। अनलॉफुल असेंबलीज के साथ डील किया जा रहा है, उसका प्रोसीजर बताया गया है, वो हम समझते हैं। सेक्शन 148 कहती है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर जो भी कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको अगर कोई इस तरह की खबर मिलती है या फिर अगर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, जिसे हम SHO भी कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से अबव का हो, उससे बिलो का ना हो, तो और अगर उसे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है इन तीनों ऑफिसर्स को कि कोई अनलॉफुल असेंबली कहीं पर इकट्ठी हुई है या फिर कोई 5 या 5 से ज़्यादा के पाँच से ज़्यादा पर्सन जो है वो इकट्ठे हुए हैं और वो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले हैं, इस तरह की जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इनके पास पावर है कि वो उन्हें जाकर के कमांड दे सकते हैं कि भैया डिस्पर्स हो जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। और सब सेक्शन 2 कहती है कि अगर वो लोग वहाँ से डिस्पर्स नहीं होते या फिर वो अगर कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस शो करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसको ये पावर दी गई है कि वो फोर्स यूज़ करके उनको डिस्पर्स करवा सकता है। और वो इस पर्पज़ के लिए वो असिस्टेंस भी रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, यानी किसी सिविल पर्सन की भी असिस्टेंस रिक्वायर कर सकते हैं। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, नेसेसरी लगता है, तो वो उन पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं और उनको कन्फाइन करके भी रखा जा सकता है ताकि उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश किया जा सके। ये थी सेक्शन 148। सेक्शन 149 कहती है कि यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, यानी अगर वो असेंबली डिस्पर्स नहीं होती तो हम आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ले सकते हैं। सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर 148 के तहत वो असेंबली डिस्पर्स नहीं हुई तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया गया होगा या अथोराइज किया गया होगा, तो वो आर्म्ड फोर्सेस की मदद ले करके भी कि कह सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस वालों को कि आओ भैया ये जो अनलॉफुल असेंबली है इसको डिस्पर्स कराओ, इनको भगाओ यहाँ से। और सब सेक्शन 2 कहती है कि वो जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, वो जो ऑफिसर इन कमांड होगा आर्म्ड फोर्सेस का, वो उसको जाकर के कमांड देगा कि आप इसको जो है डिस्पर्स करवाइए। और वो जो ऑफिसर होगा, जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो अपनी कमांड में फिर वो अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको डायरेक्शन दे करके उनको वहाँ से डिस्पर्स करवाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको अरेस्ट भी कर सकता है और कन्फाइन भी कर सकता है ताकि उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश किया जा सके। सब सेक्शन 3 कहती है कि वो जो भी कमांडिंग ऑफिसर होगा वो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रिक्विजिशन को ओबे करेगा, यानी उसकी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करेगा और वो उस पर्पज़ के लिए लिटिल फोर्स यूज़ कर सकता है। यानी कि ये नहीं है कि वो आकर के बंदूकें लेके चलो जी गोली मार देंगे भाग जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, उन्हें आप लिटिल फोर्स यूज़ कर सकते हो। या अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है जो डैमेज हो रही है तो लिटिल डैमेज होना चाहिए, लिटिल इंजरी होनी चाहिए। सेक्शन 150 कहती है पावर ऑफ सर्टन आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली।
अभी तक तो हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस जो है वो डिस्पर्स करवा रही है, अगर उनसे नहीं होता तो वो कहते हैं उनको कि हाँ भैया वो आप डिस्पर्स करवाइए आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन 150 में आर्म्ड फोर्सेस को भी पावर दी गई है। वो किस तरह से पावर दी गई है कि जहां पर आर्म्ड फोर्सेस को या फिर उनके जो भी ऑफिसर है उनको लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी एंडेंजर में है और किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो भी उनका कमीशन्ड या गेजेटेड ऑफिसर होगा वो उस असेंबली को डिस्पर्स करवा सकता है और वो उस पर्पज़ के लिए उनको अरेस्ट भी कर सकता है या उनको कन्फाइन भी कर सकता है ताकि उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश किया जा सके। लेकिन मीनवाइल जब वो ये अपना एक्शन कर रहे हैं, उस असेंबली को डिस्पर्स कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये प्रैक्टिकेबल हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ कम्युनिकेशन बन जाता है या मतलब उसको मैसेज कन्वे करना हो जाता है या उसको अगर वो फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन लग जाता है, इस तरह की जो भी सिचुएशन है, तो उसमें फिर वो जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा उसकी डायरेक्शंस को ओबे करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करेंगे और जो भी वो उनका एक्शन होगा वो फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बताएगा कि क्या उसको वो एक्शन कंटिन्यू रखना है या उसको किस तरह से करना है, वो उस हिसाब से जो भी है। अगर हम इन नटशेल देखें तो मेन पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो जब आर्म्ड फोर्सेस वाले खुद से करेंगे अगर वो तब करेंगे अगर उनके साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कम्युनिकेशन बनता है तो फिर वो उनकी जो भी रिक्विजिशन है या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। ये थी हमारी सेक्शन 150। सेक्शन 150 कहती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 और 150। अब ये जो 148, 149 और 150 में जो भी इन्होंने एक्ट्स किए, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने या एसएचओ ने, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने या फिर आर्म्ड फोर्सेस ने, अब इनके खिलाफ इस पर्पज़ के लिए कोई केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर चलाना ही है तो उसके लिए आपको सैंक्शन की ज़रूरत है। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर है या ऑफिसर है उसके खिलाफ अगर आप केस फाइल कर रहे हैं या उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत है। और बी क्लॉज कहती है कि अगर बाकी कोई भी है यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत है। सबसेक्शन 2 कहती है कि ये जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने किया या जो भी पुलिस ऑफिसर ने किया गुड फेथ में, या जो भी किसी पर्सन ने किया जब किसी पर्सन की असिस्टेंस रिक्वायर की गई थी 148 में कि आप इनको डिस्पर्स करवाने में हमें असिस्ट कीजिए, अब वो जो उस पर्सन ने किया गुड फेथ में किया और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ने जो कमांड दी या जो किया वो भी 150 के अंदर वो भी गुड फेथ में किया। और डी कहती है कि अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है जो ओबे कर रहा है अपने ऑफिसर को तो उसने जो किया वो भी गुड फेथ में किया और इन सभी एक्ट्स को बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये सबसेक्शन 2 कहती है। सबसेक्शन 3 कहती है, इसमें कुछ मीनिंग्स बताए हैं या मान लो डेफिनेशंस बताई हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या आता है। आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी आ गई, नेवल आ गई, एयरफोर्स आ गई, जो भी लैंड की फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस आ जाती हैं, या कोई भी और कोई आर्म्ड फोर्सेस जो यूनियन के अंदर हैं तो वो आर्म्ड फोर्सेस में इंक्लूड होती हैं। और ऑफिसर में कौन कौन आता है? ऑफिसर में कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर हो गया या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो गया या फिर कोई भी ऐसा जो मेंबर है या ऑफिसर है कि जो एक ऑफिसर की पे लेता है, वो सारे ऑफिसर में इंक्लूड हो गए। जैसे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो गया, वारंट ऑफिसर हो गया, कोई पेटी ऑफिसर हो गया, या फिर कोई नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हो गया, या फिर कोई नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गेजेटेड होगा तो तभी ऑफिसर होगा, बल्कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं। और सी कहता है कि मेंबर, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर कौन हो गया? कोई भी पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस में है अदर देन दी ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर के अलावा का जो भी स्टाफ है तो वो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में आएगा। ये थी हमारी सेक्शन 151। इसी के साथ हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। पार्ट बी है पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 152 से 162 तक है, इसे हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 152 कहता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। बड़ी मज़ेदार सेक्शन है, थोड़ी लेंथी है, उससे डरना नहीं है क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे आपको। सब सेक्शन 1 कहती है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,
सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अब उनको चाहे पुलिस रिपोर्ट देती है या उनको अदरवाइज इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जा रही है, कोई पब्लिक वे है या कोई पब्लिक रिवर है या कोई चैनल है, तो वहाँ पर क्या है कि किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की गई, यानी मान लीजिए कोई रास्ता था तो वो रास्ता बंद कर दिया गया, इस तरह की कोई वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की गई है। और बी क्लॉज कहती है कि कोई ट्रेड है या कोई ऑक्यूपेशन है जो हेल्थ के लिए बड़ा इंजरियस है, तो वो या तो रेगुलेट किया जाना चाहिए या फिर वो प्रोहिबिट कर देना चाहिए। तो सी क्लॉज कहती है कि कोई इस तरह की बिल्डिंग है या कोई सब्सटेंस है जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक्सप्लोजन होने वाला है या हो सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई टेंट है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई ट्री है जो गिरने वाला है या फिर जिसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है, वो किसी भी टाइम गिर सकता है, या फिर किसी उस ट्री को जो गिरने वाला है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको रिपेयर या रेनोवेट जो भी है वो किया जाना चाहिए या सपोर्ट दी जानी चाहिए, या फिर कोई टैंक है या वेल है जो ऊपर से खुला है और उसमें कोई फेंसिंग नहीं है और वहाँ पे वो फेंसिंग की जानी चाहिए ताकि वो डेंजर को अवॉइड किया जा सके, कोई उसके बीच में ना गिरे। तो या फिर कोई ऐसा डेंजरस एनिमल है, यानी मान लीजिए कभी कभी जो काफ़ी वाइल्ड एनिमल आ जाता है कोई इस तरह का जिसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या जिसको कन्फाइन किया जाना चाहिए या जिसको अदरवाइज डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आ जाती हैं जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करती हैं, उसमें जब ये मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर पास करता है। वो कंडीशनल ऑर्डर क्या पास करता है कि भाई वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए, वो जो भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन है उसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए या रेगुलेट कर देना चाहिए, जो भी वो बिल्डिंग गिरने वाली है, ट्री गिरने वाला है, उसको आप रिमूव करो वहाँ से, या फिर उसको सपोर्ट दो या उसको बिल्डिंग को रेनोवेट करो या रिपेयर करो इस तरह के, या जो भी कोई कुआं है उसको भाई प्रॉपर फेंसिंग करो, इस तरह की कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा। कंडीशनल इन द सेंस कि अभी आपने उस पार्टी को सुना नहीं है, आप पहले एक ऑर्डर पास कर रहे हो और कंडीशन उस पर क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट करते हो इस पे कि आपको ये नहीं करना है तो भैया आप फलानी तारीख को पेश हो जाइए हमारे पास फलाने टाइम में और अपना शो काज बताइए कि क्यों हम इस ऑर्डर को एब्सोल्यूट ना करें। ये थी सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहती है कि ये जो ऑर्डर सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट ने किया कंडीशनल ऑर्डर, इसको आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया है कि पब्लिक प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पब्लिक प्लेस में स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक प्लेस में इंक्लूड होती है, कोई भी कैंपिंग ग्राउंड्स हैं वो भी पब्लिक प्लेस में इंक्लूड होंगे, या फिर कोई भी अनऑक्यूपाइड लैंड है यानी जो खाली जगह पड़ी हुई है जो किसी सैनिटरी के लिए या फिर किसी रिक्रिएटिव पर्पस के लिए रखी गई है तो वो भी पब्लिक प्लेस में इंक्लूड होंगे। ये थी हमारी सेक्शन 152। देन हमारी सेक्शन 153 है सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अब ये जो कंडीशनल ऑर्डर पास किया 152 के अंदर, इसकी सर्विस किस तरह से करनी है। सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर प्रैक्टिकेबल है तो आप उसी पर्सन को जाकर के ये दीजिए जिसके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है, जिसको ऑर्डर दिया गया है कि आप इस तरह का एक्ट परफॉर्म कीजिए। और अगर सबसेक्शन 2 कहती है कि अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है या उस तरह से सर्विस नहीं की जा सकती या उस तरह से वो सर्व नहीं हुआ तो फिर आप एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, और वो प्रोक्लेमेशन किस तरह से इशू किया जाएगा, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी। देन हमारी सेक्शन 154 पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और शो काज। सब इसमें क्लॉज ए कहती है कि जब ये ऑर्डर पास किया गया, जिस पर्सन के खिलाफ ये ऑर्डर पास किया गया, अब उसको क्या करना है, विद इन टाइम इस एक्ट को परफॉर्म करना है जिसके लिए उसको ऑर्डर दिया गया है। और क्लॉज बी कहती है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो वो अपीयर होगा और अपीयर होकर के अपना वो रीज़न बताएगा, ये शो काज जो भी नोटिस उसको जारी किया गया था उसका रीज़न बताएगा कि उसको वो क्यों नहीं करना है। और ये जो इसकी अपीयरेंस है ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी परमिट की जा सकती है। ये चीज़ न्यू ऐड हुई है BNSS के अंदर, CRPC में ये नहीं था।
सेक्शन 155 कहती है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154। 154 में या तो उसको एक्ट परफॉर्म करना था या फिर उसने पेश होना था। अब सेक्शन 155 कहती है कि वो ना तो उसने वो एक्ट परफॉर्म किया, ना ही वो उस तारीख को या उस टाइम पे जब उसको बुलाया था कि आप पेश हो जाइए और बताइए कि क्यों हम इसको ना करें और हम इस ऑर्डर को एब्सोल्यूट ना करें। तो अगर वो ना तो अपीयर होता है ना वो एक्ट परफॉर्म करता है, फिर क्या होगा? फिर ये है कि वो सेक्शन 223 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता के अंदर लाइबल है, वो उसके उस हिसाब से पनिशमेंट दी जा सकती है। ये पहले सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी था, अब 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है जो कहती है डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब इसमें अगर वो नहीं करता है तो 223 के अंदर वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। और पनिशमेंट क्या बताई गई है कि अगर वो कुछ इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है जो सिर्फ एक अनॉयंस क्रिएट करती है या कोई किसी तरह का रिस्क क्रिएट करती है, तो उसमें 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट है और 2500 रुपये तक का फाइन है। और अगर वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की है या वो कोई इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट हुआ है जिससे हेल्थ को डेंजर है, मतलब ह्यूमंस को डेंजर है, हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को इस तरह का कोई खतरा बन जाता है जो थोड़ा सा हैजार्डस नेचर का हम कह सकते हैं, तो उसमें 1 साल तक की सज़ा है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी है। सेक्शन 156 कहती है प्रोसीजर वेयर पब्लिक राइट इज़ डिनाइड। अब हम ये जो अभी तक कार्रवाई कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे कि जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, हम पब्लिक न्यूसेंस पढ़ रहे हैं ना कि भैया ये आपकी इस वजह से, आपकी इस ऑब्स्ट्रक्शन से, आपकी इस हरकतों से, आपकी इन चीज़ों से, आपकी इस बिल्डिंग की वजह से पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन 156 सेक्शन में कहते हैं कि जब वो पब्लिक राइट ही डिनाई करता है वो पर्सन आके, भाई कौन सी पब्लिक, ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो किसी का आना अलाउड ही नहीं है, अगर कोई एंटर करेगा तो वो तो ट्रेसपास होगा। तो इस तरह का अगर वो कोई पब्लिक राइट डिनाई करता है। सबसेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे ऑर्डर बनाया गया था कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट किया जाए जो पब्लिक को ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और जब वो पर्सन अपीयर होता है और वो डिनाई करता है कि भाई पब्लिक का तो कोई राइट ही नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो किसी का आना अलाउड ही नहीं है, अगर कोई एंटर करेगा तो वो ट्रेसपास है, इस तरह से अगर वो पब्लिक राइट को डिनाई करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट उस चीज़ में इंक्वायर करेगा कि क्या पब्लिक राइट बनता है या नहीं बनता है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि उसकी इंक्वायरी करने पे वो एविडेंसेस लेगा, अगर उसकी जो डिनाइल है उसके सपोर्ट में एविडेंसेस मिलते हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा। और वो स्टे कब तक करके रखेगा कि जब तक सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती कि क्या वहाँ पे वो उस पर्सन का राइट है या पब्लिक का राइट है, वो फिर वो सिविल कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, तब तक ये प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा। और अगर वो एविडेंस नहीं दे पाता अपने फेवर में, यानी वो जो डिनाई कर रहा था कि पब्लिक का तो कोई राइट ही नहीं है, अगर उसमें वो एविडेंस नहीं दे पाता तो फिर मैजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा अंडर सेक्शन 157 जो अगली सेक्शन है हम डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 3 कहती है कि जहाँ पर वो फेल हो जाता है डिनाई के लिए, मतलब कि वो पब्लिक राइट डिनाई करता है जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, अगर वो फेल हो जाता है, वो ये कहता ही नहीं है कि नहीं नहीं जी पब्लिक का तो कोई राइट है नहीं है, तो ये मेरी भी प्रॉपर्टी है नहीं, मतलब इस तरह की अगर कोई बात बनती है, या फिर अगर उसने डिनाई किया है कि पब्लिक का तो कोई राइट ही नहीं है लेकिन वो एविडेंस देने में फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में परमिट नहीं किया जाएगा कि आप इसमें एविडेंस दीजिए या फिर इस राइट को डिनाई कीजिए। अगर उसने डिनाई नहीं किया है और अगर डिनाई किया है तो एविडेंस नहीं दिया है तो बाद में उसको अलो नहीं किया जाएगा। ये थी हमारी सेक्शन 156। सेक्शन 157 कहती है प्रोसीजर वेयर पर्सन अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो काज। अब सेक्शन 152 के तहत जब उसको कहा था कि आप या तो ये एक्ट परफॉर्म किए या अपीयर हो जाइए, 157 कहती है कि हाँ भाई अब वो पर्सन आ गया, अपीयर हो गया, तो फिर उसमें क्या करना है। सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे वो अपीयर होता है और वो कॉज शो करता है, सफिशिएंट कॉज जो है वो शो करता है कि उसको ये क्यों नहीं करना है, तो मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस लेगा। और वो एविडेंस किस तरह से लेगा, जिस तरह से एक समन केसेस में एविडेंसेस को लिया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है उस तरह से एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा।
सबसेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पे मैजिस्ट्रेट अपने ओरिजिनल ऑर्डर जो उसने किया था, जो कंडीशनल ऑर्डर उसने लगाया था, अगर वो उसके साथ सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल सही ऑर्डर किया था, आपको ये एक्ट परफॉर्म करना है, तो उसमें वो एविडेंसेस लेने के बाद अगर सेटिस्फाई होता है तो वो उस ऑर्डर को, जो कंडीशनल ऑर्डर था, उसको अब एब्सोल्यूट ऑर्डर कर देगा। और सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर वो अपने पुराने वाले ओरिजिनल ऑर्डर के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं होता है कि नहीं ये जो मैंने कंडीशनल ऑर्डर लगाया था ये गलत ऑर्डर था क्योंकि वहाँ पे पब्लिक राइट ही नहीं है, तो इस तरह से अगर मतलब वो होता है तो फिर वो आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, वो वहीं पे बात ख़त्म कर दी जाएगी। प्रोवाइडेड कि ये जो भी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, ये इंक्वायरी, ये सब के क्या पब्लिक राइट है या नहीं है, या फिर ये जो अभी हमने बताया कि वो अपीयर होता है और वो एविडेंसेस देता है, वो शो कॉज देता है, तो ये जो भी प्रोसीडिंग है ये एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जानी चाहिए। विद इन 90 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये ख़त्म करनी है। जो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एक्सटेंड के लिए स्पेशल रीजंस होने चाहिए, और वो एक्सटेंड कहाँ तक होती है, वो 120 दिन तक, यानी पहले 90 दिन तक थी तो वो 90 से 120 दिन तक आप खींच सकते हो उसको, उससे ज़्यादा नहीं। देन सेक्शन 158 कहती है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो भी सेक्शन 156 या 157 में हमने पढ़ा, ये जो भी इंक्वायरी की जा रही है, इस पर्पज़ के लिए मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो एक लोकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, और वो किसी ऐसे पर्सन को जो भी उसको ठीक लगे वो उसको भेज सकता है। लोकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि वो मतलब मान लो अपने से किसी सबॉर्डिनेट को या फिर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करता है कि आप जाओ, ऑन स्पॉट जाओ, वहाँ पर जा कर के देखो क्या सिचुएशन है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या इस तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये चीज़ आप देखो। उसके बाद या फिर वो क्या कर सकता है कि किसी एक्सपर्ट को भी समन कर सकता है, एक्सपर्ट को समन करके उसको एग्जामिन भी कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन भी कर सकता है। सेक्शन 159 कहती है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। सब सेक्शन 1 कहती है इसकी कि ये जो लोकल इन्वेस्टिगेशन अभी सेक्शन 158 में इसने करवाई कि आप जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन कीजिए, वहाँ पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया उसको वो कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है उसकी गाइडेंस के लिए कि आपने ये करना है, आपने वहाँ पे जाके ये वेरिफिकेशन करनी है, ये इन्वेस्टिगेशन करनी है, वहाँ के लोकल्स को पूछना है किस तरह का डिस्प्यूट है, वो सारी जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए रिटन इंस्ट्रक्शंस भी उसको उसकी गाइडेंस के लिए दे सकता है। और साथ में जो भी इस इन्वेस्टिगेशन का जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे वो भी मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि ये एक्सपेंसेस किसने पे करने हैं, कौन सी वाली पार्टी ने पे करने हैं। और सब सेक्शन 2 कहती है अब ये जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करने गया, इसने इन्वेस्टिगेशन की, उसकी जो रिपोर्ट बनी उस रिपोर्ट को एज एविडेंस लिया जाएगा। और सब सेक्शन 3 कहती है कि सेक्शन 158 के तहत जो एक्सपर्ट बुलाया था उस एक्सपर्ट को समन करके एग्जामिनेशन किया था, तो उसके भी जो एक्सपेंसेस हैं आने जाने के या जो भी जितनी भी फ़ी उसकी बनती है वो भी मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि ये किसने पे करने हैं। ये थी सेक्शन 159। देन हमारी सेक्शन 160 कहती है कि प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस। अभी तक कंडीशनल ऑर्डर था, फिर वो कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया। अब जब ये कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया तो इस पे क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 160 बताती है। सब सेक्शन 1 कहती है कि सेक्शन 155 के अंदर या सेक्शन 157 के अंदर जब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाता है तो फिर वो उस पर्सन को परफॉर्म करना है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सेक्शन 223 के तहत लाइबल है पनिशमेंट के लिए। और सब सेक्शन 2 कहती है कि अगर वो विद इन टाइम उसको मतलब उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव नहीं करता या जो भी एक्ट उसको परफॉर्म करने के लिए कहा गया था वो अगर नहीं करता है तो उस केस में मैजिस्ट्रेट खुद या फिर किसी को अपॉइंट करके वो एक्ट परफॉर्म कर देगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिमूव कर देगा, और उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो उस पर्सन पे लगा देगा कि उस पर्सन से उसने वो रिकवर करनी है, या फिर अगर मान लो उसकी प्रॉपर्टी है तो वहीं से
उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके अपने एक्सपेंसेस जो है वो निकाल लेगा। या अगर मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है तो वो फिर वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा सकता है और अटैच करवा के अपने जो भी उसके एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। और सबसेक्शन 3 कहती है कि ये जो भी प्रोसेस अभी मजिस्ट्रेट ने किया, यानी उसकी प्रॉपर्टी अटैच की या उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट की, अपने एक्सपेंसेस निकाले अगर उसने परफॉर्म नहीं किया था तो ये जो भी प्रोसेस मजिस्ट्रेट ने किया इस पे कोई भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो भी एक्ट किया वो एक गुड फेथ में एक्ट किया है। ये थी सेक्शन 160। देन सेक्शन 161 है हमारी इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। सब सेक्शन 1 कहती है कि जब मैजिस्ट्रेट ने 152 के अंदर एक ऑर्डर पास किया था, जो कंडीशनल ऑर्डर बनाया था उसने, लेकिन ऑर्डर बनाते टाइम उसको अगर ये लगता है कि ये जो है ये इमिनेंट डेंजर है और उसके लिए इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए, यानी अगर इतना टाइम नहीं है कि आप पर्सन को बुलाओगे, उसको पूछोगे कि क्यों भैया हम आपसे ये काम ना करवाएं या क्यों हम इस ऑर्डर को एब्सोल्यूट ना करवाएं, अगर इतना टाइम नहीं है, कोई इस तरह का खतरा है, मान लीजिए किसी का कोई एनिमल है वो इतना डेंजरस हो गया और वो खुले में घूम रहा है और लोगों को काट रहा है, या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन, या कोई बिल्डिंग है जो बस गिर रही है, रोज़ थोड़ी थोड़ी गिर रही है और जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो फिर मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर बनाएगा। ऑर्डर में क्या है कि वो जो भी एक्ट होगा या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको रिमूव कीजिए। इंक्वायरी चलती रहेगी, हम करेंगे इंक्वायरी कि आपको करना था या नहीं करना था, वो बात की बात है, बट वो एक्ट परफॉर्म होना चाहिए। तो उसमें वो कहेगा कि आप इसको पहले परफॉर्म कीजिए। अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो मैजिस्ट्रेट खुद या फिर किसी को बोल करके वो ऑब्विएट करवा लेगा उस डेंजर को, यानी वो जो भी एक्ट परफॉर्म करना होगा वो खुद करवा लेगा, उसके बाद इंक्वायरी जो है वो चलती रहेगी। सब सेक्शन 3 कहती है कि ये जो इस सेक्शन के अंदर मैजिस्ट्रेट ने एक्ट किया, यानी या तो उसको बोला या फिर खुद परफॉर्म किया, खुद वो बिल्डिंग गिरा दी, खुद वो कुछ इस तरह का कर दिया, तो उसके लिए भी आप उसके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी किया ये गुड फेथ में किया गया है। देन हमारे पास सेक्शन 162 है, मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा या जो भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होगा या जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा या जो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया होगा इस बिहाफ पे, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि ये जो भी एक्ट्स हैं पब्लिक न्यूसेंस के, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर बताए गए हैं कि ये एक्ट जो है ये पब्लिक न्यूसेंस है, आप उसको रिटर्न में वो ऑर्डर करेगा उस पर्सन के खिलाफ कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे ना ही रिपीट करोगे। ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये हमारा पार्ट बी था। अब हम समझेंगे पार्ट सी को, जो है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। सेक्शन 163 है, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा या जो भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होगा या जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा जिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर किया गया होगा स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पे, तो अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, या कोई अनायंस है, या फिर कोई इंजरी है या डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को, और जिसको इमीडिएटली प्रिवेंट किया जाना चाहिए, या फिर कोई स्पीडी रेमेडी है उसकी ज़रूरत है, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये जो भी मैजिस्ट्रेट हमने बताए ये एक राइटिंग में एक ऑर्डर सर्व करेंगे उस पर्सन को। सर्व किस तरह से करेंगे, जो हमने 153 के अंदर पढ़ा कि उस पर्सन को पर्टिकुलरली जा करके आप सर्व करोगे। अगर वो चीज़ उस तरह से सर्व नहीं होती है तो आप एक प्रोक्लामेशन जारी करोगे, तो उसको इस तरह से ऑर्डर सर्व करके एक डायरेक्शन देंगे आप कि आपने ये एक्ट परफॉर्म करना है या आपने ये एक्ट परफॉर्म नहीं करना है, यानी एब्सटेन रहना है, या जो भी मतलब इस तरह का कोई इमिनेंट डेंजर है जिसको किसी तरह से आपने प्रिवेंट करना है, तो वो ऑर्डर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 163 के तहत किया जा सकता है। तो सब सेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर कोई
मान लीजिए कोई एमरजेंसी है या एमरजेंट नेचर का कोई एक्ट है जिसको परफॉर्म करना है, या फिर सरकमस्टांसिस इस तरह से हैं कि इतना टाइम ही नहीं है कि आप उस पर्सन को नोटिस जो है वो सर्व करो। जैसे हमने बताया था, फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे वो एनिमल वाली एग्जांपल हमने दी थी कि वो लोगों को काट रहा है, खुले में घूम रहा है, अब इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको नोटिस सर्व करोगे। तो उस सिचुएशन में जो मैजिस्ट्रेट होगा वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा। ये थी सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 कहती है कि ऑर्डर जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाएगा, या फिर जो भी पर्सन्स हैं जो उस प्रॉपर्टी में उस प्लेस में रिजाइड कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, या जो भी पब्लिक है जो वहाँ से आ रही है जा रही है या उस जगह पे जाती रहती है तो उस तरह से उनको भी दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहती है ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 163 के तहत, ये 2 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, यानी इसकी वैलिडिटी 2 महीने तक की है। और प्रोवाइडेड बताया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, यानी स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि ह्यूमन लाइफ या सेफ्टी जो है वो खतरे में है और उसको प्रिवेंट करने के लिए इस ऑर्डर को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो वो उसको एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने तक। ठीक है। और सब सेक्शन 5 कहती है कि जब मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया था जो जिसकी वैलिडिटी 2 महीने तक की है, वो अपने मोशन पे या फिर वो जो एग्रीव्ड पर्सन होगा उसकी एप्लीकेशन पे उस ऑर्डर को या तो ख़त्म कर सकती है या उसको अल्टर भी कर सकती है। और सब सेक्शन 6 कहती है कि जहाँ पे प्रोविज़ो ऑफ सेक्शन 4 जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सीड किया था उसको, यानी एक्सटेंड किया था 2 महीने से 6 महीने तक, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वहाँ पे वो जो है या तो अपने मोशन पे या फिर एग्रीव्ड पार्टी के मोशन पे या उसकी एप्लीकेशन पे वो उसको कैंसिल या फिर अल्टर कर सकती है। और सब सेक्शन 7 कहती है कि जहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की थी, यानी सब सेक्शन 5 या सब सेक्शन 6 के अंदर अल्टरेशन के लिए या फिर उसको कैंसिल करने के लिए या रिस्किंड करने के लिए, तो वहाँ पर ये जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट या मैजिस्ट्रेट जिसके पास भी वो एप्लीकेशन मूव की गई है, तो वो उस एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड ज़रूर देंगे। ये नहीं है कि हाँ उसकी एप्लीकेशन आई तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिए या उसमें जो भी ऑर्डर कर लिया, उस एप्लीकांट को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देंगे। और उसको सुनने के बाद, और वो जो है वो इन पर्सन भी हो सकता है, वो मतलब खुद भी अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड जो है जब दी जाएगी तो वो खुद इन पर्सन भी पेश हो सकता है या फिर वो थ्रू एन एडवोकेट भी पेश हो सकता है। और अगर उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है जो उसने 5 और 6 में, सब सेक्शन 5 और 6 में जो मूव की थी उसको कैंसिल करने के लिए या रिस्किंड करने के लिए, अगर वो जो है रिजेक्ट कर दी जाती है तो उसकी रिजेक्ट करने के लिए उनको रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों उन्होंने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। पार्ट सी एक ही सेक्शन थी। अब लास्ट पार्ट है। आई होप आप अभी तक बने हुए हो और आपको सेशन मज़ेदार लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि बहुत सिंपल कर दिया जाए। अब लास्ट पार्ट बचा है, आप थोड़ा सा और बने रहें। जो पार्ट डी है, डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 164 से 167 तक है, 3-4 सेक्शंस ही हैं। और सेक्शन 164 कहती है कि प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, जहां पर वाटर या फिर लैंड की वजह से कोई झगड़ा है और वो ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े लग रहे हैं, तो सबसेक्शन 1 कहती है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जब पुलिस रिपोर्ट करती है या फिर उसको अदरवाइज इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी लैंड या किसी वाटर को लेकर के झगड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो उसमें वो एक ऑर्डर बनाएगा राइटिंग में पार्टीज़ को कि भैया आ जाओ, फलानी तारीख को फलाने टाइम पे हाजिर हो जाओ, अपने जो भी आपके राइटिंग में क्लेम्स हैं वो लेकर के आ जाओ, और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए कि एक्चुअल पोजीशन किसके पास है, यहाँ पे आ जाओ, हम डिसाइड करेंगे। ये थी सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 में लैंड और वाटर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताया गया है।
तो लैंड और वाटर में इंक्लूड होता है बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड्स या फिर रेंट्स और प्रॉफिट्स, वो सारे जो है लैंड और वाटर में इंक्लूड कर दिए गए। यही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी की दुकान का डिस्प्यूट है तो आप कहोगे ये सेक्शन तो सिर्फ लैंड की है, दुकान की तो है ही नहीं है, या फिर वाटर है तो ये वाटर की झगड़ा है जी, फिशेस तो आती ही नहीं है। तो वो इन्होंने सब सेक्शन 2 में बता दिया कि लैंड और वाटर में बिल्डिंग्स आती हैं, मार्केट्स आती है, फिशरीज आती हैं, क्रॉप्स आती हैं, अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड आते हैं, या फिर रेंट्स या प्रॉफिट्स हैं वो भी कवर होते हैं। तो सब सेक्शन 3 कहती है कि इस ऑर्डर को, ये जो सब सेक्शन 1 में उसने कहा कि आ जाओ भाई हम डिसाइड करेंगे, हम किस लिए बैठे हैं, हमें सरकार तनख्वाह इसी चीज़ की तो देती है, तो वो ऑर्डर सर्व किया जाएगा। किस तरह से सर्व किया जाएगा? जिस तरह से एक समन को सर्व किया जाता है, और उसकी एक कॉपी, इस ऑर्डर की एक कॉपी जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है वहाँ पे किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे भी अफिक्स कर दी जाएगी। और सब सेक्शन 4 कहती है कि मैजिस्ट्रेट अब उनको सुनेगा, उनसे जो भी एविडेंसेस हैं वो लेगा, और एविडेंसेस लेने के बाद अगर पॉसिबल होगा तो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि जिस डेट को ये ऑर्डर बनाया गया था सब सेक्शन 1 के अंदर, जब उनको बुलाया था, उस दिन वो पोजेशन किसके पास था, एक्चुअल पोजेशन किसके पास थी, ये चीज़ जो है अगर पॉसिबल होगी तो मैजिस्ट्रेट सब सेक्शन 4 में डिसाइड करेगा। देन इसमें प्रोविजो है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जब पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी थी कि जनाब इस तरह का कोई झगड़ा वहाँ पे है, और उसके 2 महीने के अंदर अंदर अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसके 2 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को वहाँ से फोर्सिबली डिस्पोजेस किया गया है, यानी जिसके पास पोजेशन था उससे पोजेशन उसको पोजेशन से निकाल दिया गया है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट इस तरह से उसको ट्रीट करेगा जब ये इंक्वायरी चल रही होगी कि ये पोजेशन उसी पर्सन के पास है। सबसेक्शन 5 कहती है कि जहाँ पर पार्टीज पेश होती हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं जनाब ऐसा तो कोई हमारा डिस्प्यूट ही नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है या आपको पुलिस ने गलत डायरेक्शन दी है, हम दोनों का तो कोई मसला ही नहीं है, दोनों पार्टीज कहते हैं हमारा तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट वो ऑर्डर जो उसने पास किया होगा उसको कैंसिल कर देगा। सबसेक्शन 6 कहती है कि जहाँ पे सबसेक्शन 4 के प्रोविजो में जहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसको फोर्सिबली डिस्पोजेस कर दिया गया था, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है वो एक ऑर्डर पास करके उस पर्सन को वापस से पोजेशन दिलवा सकता है। और ये जो भी ऑर्डर किया जाएगा इस सब सेक्शन के अंदर, यानी उसको जो पोजेशन दिलवा रहे हैं बाई ऑर्डर के, हाँ भाई आपने इसको डिस्पोजेस किया है, हम ऑर्डर करते हैं कि इस पर्सन को वापस से पोजेशन दिया जाए और आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये जो ऑर्डर है ये प्रॉपरली सर्व किया जाएगा और पब्लिश किया जाएगा। किस तरह से? जिस तरह से सब सेक्शन 3 में बताया था। तो सब सेक्शन 3 में क्या बताया था? सेक्शन कौन सा था ये? 164। सब सेक्शन 3 में बताया था कि वो ऑर्डर्स किस तरह से सर्व किया जाएगा, जिस तरह से समन को सर्व किया जाता है और उसकी एक कॉपी जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पे किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में भी सॉरी एक सेकंड, किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में भी उसको एफिक्स किया जाएगा। ये थी सेक्शन 6, सॉरी सब सेक्शन 6। और सब सेक्शन 7 कहती है कि जहाँ पे कोई पार्टी जो डिस्प्यूट में पार्टीज हैं उसमें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस जो पर्सन डिसीज्ड है जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगा और वो इंक्वायरी को जो है वो उस तरह से कंटिन्यू रखेगा। जहाँ पर कोई इस तरह का क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इसका कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो जितने भी पर्सन होंगे जो क्लेम कर रहे होंगे कि हम इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैजिस्ट्रेट उन सब को पार्टी बना लेगा। देन सब सेक्शन 8 है कि मैजिस्ट्रेट को जहाँ पे ये लगता है कि कोई क्रॉप है या कोई अदर प्रॉपर्टी है जो स्पीडी डीके की है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक प्रॉपर कस्टडी उस क्रॉप की किसी पर्सन को देगा, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी स्पीडी डीके की है तो उसको सेल आउट करवा देगा, और जो भी उसके नेट प्रोसीड्स हैं या जो भी उसकी सेल प्रोसीड्स हैं
वो रखेगा, और जब ये इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी जो उसका राइट ऑनर डिसाइड होगा वो उसको दे दिए जाएंगे। देन हमारे पास सब सेक्शन 9 है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज में एप्लीकेशन, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे किसी भी विटनेस को समन कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है। देन सब सेक्शन 10 कहती है कि इस सेक्शन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 126 ऑफ द BNSS से प्रोसीड करने से रोके। यानी 126 में क्या था, जहाँ पे वो सिक्योरिटी ले रहा था फॉर कीपिंग द पीस। तो यानी जब ये इस तरह का डिस्प्यूट सॉल्व होता है तो मैजिस्ट्रेट एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है कि आप 1 साल तक पीस मेंटेन करके रखेंगे, ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करें और इस तरह की श्योरिटी जो है वो आप सिक्योरिटी जमा कराएं, जो हमने सेक्शन 126 में पढ़ा था। देन हमारे पास सेक्शन 165 है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। सब सेक्शन 1 कहती है कि मैजिस्ट्रेट को अगर किसी भी टाइम पे या जब उसने ऑर्डर पास किया सेक्शन 164 की सब सेक्शन 1 के अंदर, जब उसने पार्टीज़ को बुलाया था कि आओ भैया हाजिर हो जाओ, उस केस में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस जो है वो एमरजेंट नेचर का है, या फिर वो ये डिसाइड करता है कि उस टाइम पे तो कोई भी पर्सन उसकी पोजेशन में था ही नहीं, मतलब किसी भी पर्सन के पास पोजेशन नहीं थी, बस झगड़ा ही चल रहा है, या फिर वो अगर अनसेटिस्फाइड है, वो उनकी प्लीडिंग से या जो भी वो पार्टीज बताती हैं उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होता कि पोजेशन एक्चुअल में किसके पास था, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उस डिस्प्यूट का, यानी जो भी वो लैंड वैंड जो भी होगा जो डिस्प्यूटेड है, उसको वो अटैच करेगा और उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा, और उस रिसीवर के पास वो सारी पावर्स होंगी जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो एक रिसीवर के पास अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, आई गेस ऑर्डर 40 है शायद, आप देख लेना, तो उसमें वो सारी पावर्स उस रिसीवर के पास आ जाएंगी। देन प्रोवाइडेड कि अगर मैजिस्ट्रेट को किसी भी टाइम पे ये लगता है कि वो जो ब्रीच ऑफ पीस था वो अब रहा ही नहीं, वो मतलब वो दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता हो गया है और अब दोनों पार्टीज़ के बीच में झगड़ा ही नहीं हुआ, तो वो फिर किसी भी टाइम वो जो उसने अटैचमेंट किया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट को, वो उसको विड्रा कर लेगा। देन सब सेक्शन 2 कहती है कि जब उसने अटैच किया था, जब उसने वो प्रॉपर्टी अटैच की थी और उसने एक रिसीवर अपॉइंट किया था, और उसके बाद क्या होता है कि सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, सब सेक्शन 1 में रिसीवर अपॉइंट नहीं हो रहा है, सब सेक्शन 2 में रिसीवर अपॉइंट हो रहा है। थोड़ा हम अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा समझते हैं। सब सेक्शन 1 में सिर्फ इतना कहा है कि अगर केस एमरजेंट नेचर का है या फिर ये डिसाइड नहीं होता कि किसके पास पोजेशन थी, और या फिर वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि कौन एक्चुअल में जिसके पास पोजेशन थी किसी के पास थी या नहीं थी, तो उसमें वो अटैच करेगा। लेकिन वो अटैच कब तक करेगा, जब तक कि एक सिविल कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं कर लेती है कि ये एक्चुअल में पोजेशन किसका है, तब तक वो उसको अटैच करके रखेगा। और अगर वो सेटिस्फाई होता है कि अब वो ब्रीच ऑफ पीस नहीं रहा तो वो उसको विड्रा कर लेगा। सब सेक्शन 2 कहती है कि जब उसने वो अटैच किया था, अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ठीक है, बट सिर्फ सब सेक्शन का डिफरेंस है कि जब उसने वो अटैचमेंट किया और अगर कोई रिसीवर अपॉइंटेड नहीं है तो वो मैजिस्ट्रेट एक रिसीवर अपॉइंट करेगा जिसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड में एक रिसीवर के पास जो भी पावर्स थी वो सारी उसके पास रहेंगी। प्रोवाइडेड कि अगर रिसीवर बाद में सिविल कोर्ट अपॉइंट कर देती है, यानी अब जो अटैचमेंट करके केस तो गया सिविल कोर्ट के पास, वो डिसाइड करेगी कि पोजेशन किसकी थी या किसकी नहीं थी, तो उसमें अगर सिविल कोर्ट अगर बाद में कोई अपना रिसीवर अपॉइंट करती है तो ये मैजिस्ट्रेट अपने वाले रिसीवर को कहेगा कि भैया जो रिसीवर कोर्ट ने अपॉइंट किया है, जो सिविल कोर्ट ने जो रिसीवर अपॉइंट किया है, आप ये प्रॉपर्टी जो है उसको हैंड ओवर कर दो। और देन हमारे पास सेक्शन 166 है, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। अब एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि 164 के अंदर जो झगड़ा था वो था लैंड और वाटर का झगड़ा, यानी वहाँ पे टाइटल का झगड़ा था।
लेकिन 166 में यूज ऑफ लैंड और वाटर का झगड़ा है। तो ये डिफरेंस है, वहां पे टाइटल है, यहाँ पे यूज है। तो सबसेक्शन 1 कहती है कि वही सेम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट देती है या अदरवाइज उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं पर जो है वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है। कि कौन सा डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर, यानी उस ज़मीन का जो यूज़ कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, कोई रास्ता यूज़ कर रहा था, तो इस तरह का अगर कोई झगड़ा हो, चाहे वो ईजमेंटरी राइट हो या अदरवाइज राइट हो, तो उसमें वो ऑर्डर पास करेगा दोनों पार्टीज़ को, आओ भैया हम बैठे हैं ना, हम किस लिए बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ, अपने अपने जो भी आपके रिटर्न क्लेम्स हैं, सॉरी जो आपके क्लेम्स हैं, ये जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो आप रिटर्न में लेकर के आ जाइए, फलानी तारीख को फलाने टाइम पे हम सुनेंगे आपको, हम डिसाइड करेंगे किसका राइट बनता है किसका नहीं बनता है। इन पर्सन भी आ सकते हैं, थ्रू एडवोकेट भी आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लैंड और वाटर का वही मीनिंग है जो अभी हमने सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164 में देखा, बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, हाउसेज, शॉप्स, रेंट, प्रॉफिट, सारा। और सब सेक्शन 2 कहती है कि मैजिस्ट्रेट अब उनको सुनेगा, उनसे एविडेंसेस लेगा और अगर पॉसिबल होगा तो ये डिसाइड करेगा कि क्या वाकई में वैसा कोई राइट एग्जिस्ट करता है, यानी राइट टू यूज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो चीज़ जो है वो डिसाइड करेगा। और सबसेक्शन 3 कहती है कि जहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ भाई वो राइट एग्जिस्ट करता है, यानी मान लीजिए एक रास्ते में किसी पर्सन का राइट टू वे था, ठीक है, कोई जगह है किसी की, वहाँ से रास्ता अगर किसी का राइट बनता है, तो अगर उसको ये लगता है कि हाँ भाई ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट करता है, तो वो उसमें ऑर्डर करेगा और प्रोहिबिट करेगा दूसरे पर्सन को कि इसमें आप इंटरफेरेंस ना करें, ये इसका राइट है, ये यूज़ कर सकता है। देन सबसेक्शन 4 कहती है कि जहाँ पर, हाँ, जहाँ पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 के तहत कोई प्रोसीडिंग कमेंस हुई थी, यानी टाइटल की वजह से डिस्प्यूट का कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन अब मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो टाइटल का झगड़ा तो है ही नहीं है, असल में वो झगड़ा यूज़ का झगड़ा है, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करके वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने अगर इस तरह का यूज़ ऑफ लैंड और वाटर का झगड़ा उसके पास आता है, लेकिन प्रोसीडिंग के दौरान उसको ये लगता है कि यार ये तो झगड़ा टाइटल का झगड़ा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखेगा। और अगर उसको लगेगा कि ये जो है उस हिसाब से चलनी चाहिए थी, यानी सेक्शन 164 के तहत चलनी चाहिए थी, टाइटल जिस तरह से चलाते हैं, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखेगा, ऐसे कि जैसे वो सेक्शन 164 में ही शुरू हुआ था। ये थी सेक्शन सब सेक्शन 4। और लास्ट सेक्शन है अब इस चैप्टर के अंदर, लोकल इंक्वायरी। सब सेक्शन 1 कहती है जहाँ पे नेसेसरी लगता है सेक्शन 164, 165 या 166, इनके तहत जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अपने से किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके ये कह सकते हैं जाओ, जा करके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो या फिर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, लोकल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जा करके आओ, इंक्वायरी करके आओ। और उसके लिए वो उनको रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं उनकी गाइडेंस के लिए कि आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शन करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन नहीं सॉरी किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह की इंक्वायरी करनी है, वो रिटन में इंक्वायरी में दे सकते हैं। और साथ में ये भी डिक्लेयर करेंगे कि ये जो इंक्वायरी का जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो खर्चा पर्चा आएगा, ये किस पार्टी ने देना है, वो भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। सब सेक्शन 2 कहती है अब ये जो इंक्वायरी करने के बाद जो उसने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को एज एविडेंस लिया जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन के। ये जो सेक्शन 166, 164 या 165 है, इसकी जो भी इंक्वायरी चल रही है उसमें उसकी रिपोर्ट को एज एविडेंस लिया जाएगा। और सब सेक्शन 3 कहती है कि जहाँ पर कोई भी कास्ट इनकर की जाती है कोई किसी पार्टी पे 164, 65 या 66, तो मैजिस्ट्रेट ये बताएगा कि भाई मान लीजिए उस जगह पे किसी ने कोई खर्चा किया था कोई इस तरह का है, तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी ने वो खर्चा देना है या कौन सी पार्टी ने वो कॉस्ट जो है वो पे करनी है।
ये था हमारा चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें चारों के चारों पार्ट्स हमने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बड़े मज़ेदार तरीके से इसको डिस्कस किया है। अगर कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन रही, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो सिंपल लगी है, तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कम से कम एक कमेंट तो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।